नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। यदि आप टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा पेडागोजी के ये सभी सारे क्वेश्चंस। पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं जो कि 75 नंबर्स की, मतलब 75 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। टेट एग्जाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। पिछले वीडियोस तक हमने कुछ 50 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे और हमारी जो 3 वीडियोस जो अपलोड हो चुकी हैं उसमें समथिंग हमारे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जो कि सीडीपी और पेडागोजी के हैं। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए कैटेल, ऑप्शन बी गिलफर्ड, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैटेल। कैटेल ने बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए खेल का मैदान, ऑप्शन बी सभासागर, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। मतलब बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होगा बच्चे का? जब वो विद्यालय में एवं कक्षा के वातावरण में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? मतलब मेमोरी से संबंधित नहीं है। पहचान, धारण, पुनः स्मरण या अनुभूति। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुभूति। अनुभूति करना मतलब किसी चीज को महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? धानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन ए सत्ताधारी नेतृत्व, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन सी हस्तक्षेपी नेतृत्व, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य के जो नियम होते हैं उनको खोजना मतलब उनको सर्च करना और बनाए रखना उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु है। शेफर, ये कथन किसने कहा था? शेफर ने, हैडफील्ड ने, ड्रेवर ने या लेडल ने? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रेवर। ड्रेवर ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, चेस और कार्ड सभी जानते हैं, चेस मतलब शतरंज, और कार्ड वाला जो खेल खेलते हैं ना वो कार्ड होता है, जो ताश वाला कार्ड वाला खेल होता है वो। सो इसको किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में या फिर गतिमान खेल में? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्धिक खेल में। मतलब ये बुद्धि से खेला जाने वाला खेल है, लॉजिक लगाने वाला, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए सीखने की क्षमता, ऑप्शन बी अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन सी या तो ए या बी या फिर ए और बी दोनों। सो मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है या फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता है? तो इसमें ए और बी दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक जिसने अपना जो प्रयोग किए थे वो चूहों पर और बिल्ली पर जो प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, ऑप्शन सी समायोजन और बुद्धि या फिर चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? चिंतन और कल्पना, मतलब चिंतन करना और कल्पना करना मतलब इमेजिनेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो ये आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी मध्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है किशोरावस्था को, जिसे स्टैनले हॉल ने तूफान और झंझावत का काल भी कहा है, तनाव का काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए किशोरावस्था। नेक्स्ट है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं,
रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगति कहते हैं? सो राइट आंसर हो जाएगा गतिशीलता कहते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और में किसमें घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन। तो किसमें होगा? समायोजन करने, मतलब एडजस्टमेंट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी गिलफर्ड, ऑप्शन डी गैने। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका गिलफर्ड ने बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के लिए प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, मतलब जो भाई बहनों को गोद लिया गया होता है उनका होता है, या फिर अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? मतलब वाइगोट्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, निम्नलिखित में से कौन सा है जो उस पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन सी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन डी सक्रिय अनुकूलन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, मतलब एक दूसरे से शिक्षण करना या सीखना। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन ए कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या ऑप्शन डी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, मतलब संवर्धन करना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, मतलब हमें बच्चों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकें, मैच्योरिटी ला सकें हम उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, ऑप्शन बी यह शोध आधारित नहीं है, ऑप्शन सी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें कौन सा है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है उसको वैध क्यों नहीं माना जा सकता, मतलब क्यों उसको वैलिड नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि मतलब जी जनरल के अनुकूल नहीं है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ऑप्शन सी ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, ऑप्शन डी ये केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, मतलब विशिष्ट परीक्षण यदि नहीं हो पाएंगे तो उनके अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, ऑप्शन सी किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, ऑप्शन डी प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो विकल्पों से संबंधित कौन सा नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। स्व आकलन मतलब स्वयं का आकलन, उसके कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना,
ऑप्शन बी उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाता है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी सहयोगात्मक की अपेक्षा पर व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। मतलब यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी में प्राप्त करती है, निरंतर एक ही श्रेणी प्राप्त करती है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या? घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, मतलब वे मेहनत के कार्य करें, वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु आधारित अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, मतलब बच्चों का आजकल यूज़ मोबाइल ज़्यादा करते हैं, जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मतलब उनकी निगरानी में कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास क्या है? ऑप्शन ए मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मतलब जिसे मापा नहीं जा सकता, या फिर ए और बी दोनों है। सो मानव विकास क्या है? ए और बी दोनों ही है, मतलब मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति का पोषण विवाद जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आनुवांशिकी एवं वातावरण से, ऑप्शन बी व्यवहार एवं वातावरण से, ऑप्शन सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन डी वातावरण एवं पालन पोषण। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वातावरण एवं जीव विज्ञान से प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन सी या निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, मतलब सामाजिक करण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की जो थे साइंटिस्ट, उनके सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी भाषाई। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैविक, मतलब वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वो होती है जैविक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? देखिए, जब 1 वर्ष का शिशु होता है तो बच्चा बोल नहीं पाता, तो वो सोचता है, मतलब अपनी संज्ञानात्मक जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसकी आंख, कान व हाथों से सोचता है। और हाथ क्या है? कर्मेंद्रियां हैं, आंख, कान ये है ज्ञानेंद्रियां। सो किससे सोचेगा वो? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक स्तर है, पूर्व संक्रियात्मक स्तर है, इंद्रिय जनित गामक स्तर है, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंद्रिय जनित गामक स्तर। इंद्रियां होती हैं ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों आ रही हैं इसमें। जब आंख, कान क्या है? ज्ञानेंद्रियां, और हाथ क्या है उसके? कर्मेंद्रियां, मतलब जिससे वे कर्म कर सकता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वे सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ये सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु वे ऋषभ से सहमत नहीं है, मतलब पिकनिक पर जाने के लिए जो भी डिस्कशन हो रहा है तो वो उससे एग्री नहीं है। वे सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों में परिवर्तन कर दो। यह है सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, प्रतिक्रिया है, या सहयोग की नैतिकता है। सो इसमें क्या आ जाएगा? सहयोग की नैतिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन ए है व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन बी प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन सी संसाधन पूर्ण बुद्धि,
ऑप्शन डी गणितीय बुद्धि। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? व्यवहारिक बुद्धि है। मतलब स्टर्नबर्ग का बुद्धि का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप कौन सा है? व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेशलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? किसने किया सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण? तो ये सबसे पहले किया था अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेरफेर करना। ऑप्शन बी सही व धारा प्रवाह बोलना, मतलब फ्लुएंट बोलना। ऑप्शन सी जानना, समझना व लिखना। ऑप्शन डी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना। ये किससे संबंधित है? मतलब ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित हो रही है? ध्वनि संरचना व चिंतन करना और उसमें हेरफेर करने से संबंधित हो रही है। नेक्स्ट है, कक्ष में लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पूर्व शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन डी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो कक्षा में लिंग भेद मतलब पार्शलिटी, जो एक तरह से कह सकते हैं हम कि लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है? मतलब ऑब्वियसली जब हम टीचिंग फील्ड में हैं तो लेसन प्लान तो हमें बनाना ही, ऑब्वियसली लेसन प्लान के बिना तो हम कक्ष में जाते ही नहीं है। मतलब अपना प्लान लेकर ही जाते हैं कि हम बच्चे को आज क्या पढ़ाने वाले हैं और हमारे क्या उद्देश्य हैं और उन्हें हमें किस तरह से सफल बनाना है। सो इसका ऑप्शन है सीखने का आकलन कर रहा है वह। ऑप्शन बी वह सीखने के रूप में आकलन कर रहा है। ऑप्शन सी सीखने के लिए आकलन कर रहा है या फिर सीखने के समय आकलन कर रहा है। सो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। चारों ही चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन सेम लग रही होंगी आपको कि सीखने के लिए वह आकलन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड जो होती है ना, वे अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? अपसारी प्रश्न है, विश्लेषणात्मक है, मुक्त अंत है या समस्या समाधान है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका विश्लेषणात्मक प्रश्न है ये, मतलब इसको विश्लेषण किया गया है, एनालिसिस किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन बी परियोजना, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य कौन सा नहीं है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, मतलब किताब से लिखाना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, मतलब सामूहिक गतिविधि कराने के बजाय पर्सनली बच्चों को अधिगम करवाना, लर्निंग करवाना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन डी है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, मतलब हमें प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना है, उसकी जानकारी लेते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए लड़कों को घर से बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए, मतलब साइंस और होम साइंस। ऑप्शन डी लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि
आज के समय में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं किया जा रहा है, दोनों को समान ही समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में, शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम को अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब किस प्रकार उनका अटेंशन अपनी ओर लेना चाहिए। सो ऑप्शन ए, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों यानी ग्रेडों पर। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को या अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, कि बच्चे हमेशा हर चीज़ के लिए एक्टिव रहें, पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का जो आकलन है इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, मतलब प्रोग्रेस करना है, उनको इस तरह से हम कह सकते हैं प्रमोशन करना है, प्रमोट करना है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है या प्रमोट करना है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, मतलब उनको बच्चों को आगे ना बढ़ाना जो अनुकूल नहीं है, या फिर शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर देना, मतलब कि बच्चे किस तरह से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसी तरह से शिक्षण उपागम को परिवर्तित कर दिया जाए। या फिर कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, मतलब एक तरह से अपन कहते हैं ना जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी जाती हैं, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का आयोजन किया जाता है। सो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना चाहिए, कि बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं, हमें अपने पाठ्यक्रम को, हमें अपने टीचिंग स्टाइल को उसी तरह से ढाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, मतलब शब्दों के माध्यम से भी बच्चों को दंड दिया जा सकता है और गैर शाब्दिक तरीके से भी दिया जा सकता है। सो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी, उनके अंकों में सुधार करना। या ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, मतलब बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, मतलब यदि हम इस तरह से कोई दंड देंगे तो उनकी स्वयं के प्रति जो अवधारणा है वो नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब जो प्री स्टेज होती है बचपन की बाल्यावस्था की अवधि, उसके दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन ए, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन बी, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन सी, साथी एवं माता पिता। या ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो वो कौन करते हैं? माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती मतलब बाल्यावस्था आगे की जो आयु बढ़ती है बच्चे की, उसके श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष। ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष। ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष की आयु क्या होती है बच्चे की? बाल्यावस्था होती है, मतलब बचपन ही होता है। तो ये उसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है, कौन सी? 6 से 11 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अजय और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? मतलब एक तर्क दे रहा है कि भाषा जो है, भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, और जबकि सोनाली महसूस करती है कि ये परिवेश मतलब आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। तो ये किस विषय पर चर्चा है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना है, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस हो रही है,
सतत या असतत अधिगम है, प्रकृति या पालन पोषण पर वाद विवाद है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद चल रहा है, मतलब उनमें डिबेट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। सो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा तो ये क्या संकेत करता है कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। सभापति के स्थान पर उसने क्या लिखा, सभाध्यक्ष, मतलब ये दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए ये चीज़ यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ऑप्शन डी, ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। सो राइट आंसर हो जाएगा कि ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, कि सीखने की चीज़ों का, सीखने का किस प्रकार आकलन अवलोकन हो रहा है, दर्ज किया जाता है कि वे सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। लॉरेंस कॉलबर्ग जो वैज्ञानिक रहे, उनके सिद्धांत का जो कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, स्तर थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर 1 या स्तर सेकंड। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्तर 1 को सूचित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। सामाजिकरण करना मतलब सोशलाइजेशन करना। ऑप्शन ए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। या सी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। डी, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये सही है कि विद्यालय के अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा जो भी बताया जाता है बच्चे उसको फॉलो करते हैं और उसी से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। प्रचलित योजनाएं जो हैं, मतलब ये जो योजनाएं जो प्लानिंग्स चल रही हैं उसमें नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण या फिर संगठन। तो आप समझ ही गए होंगे इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आत्मसातकरण, मतलब उस चीज़ को स्वीकार करना, अपना आत्मीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। त्रितंत्रीय सिद्धांत में कौन सा व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो ऑप्शन है, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। ऑप्शन सी, इस प्रकार के पर्यावरण पर चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हो। ऑप्शन डी, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। सो और राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। मतलब कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, या फिर इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से क्या मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। मतलब अनुदेशन जो युक्तियां हैं उनको अनुकूल बनाएं, अपने उनका अनुकूलन करें, उनका अनुसरण करें।
नेक्स्ट है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऑप्शन ए उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर, ऊधम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, या फिर क्रिया प्रसूद अनुबंधन पर। तो मनोसामाजिक सिद्धांत आप समझ गए होंगे, निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऊधम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है, जो मनोसामाजिक सिद्धांत है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, यूरी ब्राउन, फैन ब्रेकर या लेव वाइगोट्स्की के से संबंधित है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यह है लेव वाइगोट्स्की से संबंधित। मतलब बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये किससे संबंधित हो जाएगा आपका? लेव वाइगोट्स्की ने ये कथन कहा है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस वीडियोस के। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।